तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती रोशनी? तुम्हें तो मैं बार बार समझाकर थक चुका हूँ। ऐसा लगता है किसी जानवर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी भाषा ही नहीं समझ पा रहा। बस अब मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। अरे गंवार पने की भी हद होती है। तुम जैसी जाहिल औरत मैंने कभी नहीं देखी। अजी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब क्या मुझ पर इसी तरह चिल्लाते रहेंगे? मुझ पर चिल्लाने से अगर वो गलती ठीक हो जाती है तो आप चिल्ला लीजिए, पर अभी के लिए तो चुप हो जाइए। बच्चे सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, चुप हो जाइए। अगर बच्चे सुन रहे तो सुनने दो, उन्हें भी तो पता चले कि कितनी जाहिल औरत से मेरा पाला पड़ा है जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। बार बार गंवार की तरफ से सब कुछ समझाना पड़ता है। मेरा गला सूख जाता है तुम्हें समझाते, लेकिन तुम हो जिसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मयंक ये बोलकर पास रखा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर पटकता है और वहां से चला जाता है। मयंक और रोशनी के तीनों बेटे अतुल, प्रवीण और पंकज ये सब कुछ देख रहे थे। मयंक और रोशनी का ये रोज का काम हो गया था। मयंक रोशनी को अक्सर ही डांटा करता और उसे तरह तरह के ताने दिया करता। रोशनी के माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपने तीनों बेटों का मुंह देखकर सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। अब रोशनी को अपने पति के तानों की आदत पड़ चुकी थी। कुछ समय बाद उसने अतुल, प्रवीण और पंकज की शादी करके उनके घर बसा दिए। लेकिन अतुल और प्रवीण जैसे मयंक की ही परछाई थे। वो भी अपनी पत्नियों को अक्सर ही छोटी छोटी बातों के लिए सुनाया करते थे। ऐसे ही जब सारे लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो अतुल की पत्नी दिशा सिर पर पल्ला रखकर सबको खाना परोस रही होती है। तभी अतुल उसे देखकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, दिशा तुम्हें नजर आ रहा है ना कि यहाँ पर सब लोग हैं? फिर भी तुम्हारे सिर पर पल्ला है, तुमने घूंघट क्यों नहीं किया? इस तरह अच्छा लगता है क्या? बेटा बहू पर क्यों गुस्सा कर रहा है? उससे सिर पर पल्ला रखा तो है। अगर घूंघट करके सब लोगों को खाना परोसेगी तो वो गिर जाएगी। माँ, आप पति पत्नी के बीच में बोलने की कोशिश मत करो। एक पत्नी को सारे काम के साथ अपना घूंघट संभालना भी आना चाहिए। पता है ना इस घर के नियम क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। अगर दिशा भाभी घूंघट नहीं रखेंगी तो मेरी पत्नी रेखा उनसे क्या सीखेगी। और भाभी आज तो आपको छोड़ दिया, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। घूंघट कर लो, दोबारा आपको टोकना न पड़े इस चीज के लिए। रेखा भी अब ये बात सुनकर घबरा जाती है। दरअसल प्रवीण और अतुल की आदत थी। वो भी अपने पिता मयंक की तरह अपनी दोनों पत्नियों को छोटी छोटी बातों के लिए लड़ा करते थे। लेकिन पंकज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर में पंकज ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाता है। वहां उसकी पत्नी प्राची कहती है, पंकज जी आप कितने अलग हैं। बड़े भैया और मंझले भैया तो छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी अपनी बीवियों पर गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन आप मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं करते, बल्कि किसी के सामने ऐसी बात भी नहीं करती जिनसे मेरी इंसल्ट हो। क्योंकि तुम मेरी जीवन साथी हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। तुम अपना पूरा परिवार छोड़कर मेरे लिए ही तो इस घर में आई हो। अगर मैं ही तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। रही दोनों भैया की बात, तो एक न एक दिन उन्हें भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा। प्राची भी अब पंकज को ऑफिस के लिए तैयार होने में मदद करती है, जिसके बाद तीनों बेटे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही अब इस बात को कुछ ही दिन गुजरे होते हैं। जहां एक तरफ अतुल और प्रवीण एक ही ऑफिस में काम करते थे, वहीं पंकज एक छोटी सी शॉप चलाया करता था। एक दिन अतुल और प्रवीण अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ जाते हैं। तभी रेखा और दिशा तरह तरह का नाश्ता उन लोगों के आगे रख देती है। गुस्से में अतुल और प्रवीण दिशा और रेखा को बुलाते हैं और उन पर चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। यहाँ पर मेहमान आए और तुम सारा नाश्ता रखकर यहाँ से चली गई। अगर हमें किसी और चीज की जरूरत होगी तो क्या तुम्हें बार बार आवाज लगाएंगे? और नाश्ता रखकर चले जाने का क्या मतलब बनता है, हा? तुम नाश्ता सब मेहमानों के हाथ में भी तो पकड़ा सकती हो। अब उन्हें खुद नाश्ता उठाकर खाने में झिझक हो रही होगी। तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? सच में जैसी माँ है वैसी ही वो बहुएं चुनकर लाई है। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हम अभी सब लोगों को नाश्ता परोस देते हैं। हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। हमें ऐसा लगा था कि आप लोग काम की बात करेंगे तो हमें बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगे कि हमें कब काम की बात करनी है, कब नहीं करनी है। जो बोला जाए उतना किया करो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चार लोगों के आगे अतुल और प्रवीण ने अपनी ही पत्नियों की बेइज्जती की। दोनों ही पत्नियां घूंघट के अंदर रोए जा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। जिसके बाद वो दोनों रसोई में जाकर फूट फूट कर रोती है। ये सब कुछ रोशनी भी देख रही थी, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने सालों से ये सब कुछ उसने भी तो झेला था। वहीं बाहर बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, तुझे नहीं लगता कि छोटी सी बात पर तुम दोनों ने दोनों भाभीियों पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी। इन बेबियों को ना हर थोड़ी देर में खुराक देने की जरूरत होती है, वरना सिर पर चढ़ जाती है।
और वैसे भी औरतें तो पैरों की जूतियां होती है। पैर की जूतियां पैरों में ही अच्छी लगती है, सिर पर नहीं। अतुल और प्रवीण के दोस्त भी उनकी ऐसी सोच देकर बिल्कुल चुप थे। वो वहां से नाश्ता पानी करके चले जाते हैं। इसमें अतुल और प्रवीण का कोई दोष नहीं था। उनके परिवार में शुरू से ही सिर्फ मर्दों की चलती थी और यही परंपरा वो निभाते आ रहे थे। ऐसे ही एक दिन प्राची की तबीयत खराब हो जाती है और पंकज उसकी जगह सब लोगों के लिए चाय बना रहा होता है। ये बात अतुल और प्रवीण को पता चल जाती है और वो रसोई में आकर गैस बंद कर देते हैं और पंकज पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे पागल हो गया है क्या? अपनी बीवी को सिर पर चढ़ाने का इरादा है क्या तेरा? तुझे कितनी बार बताया हमने और पापा ने कि औरतें पैर की जूती होती है, ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा समाज तुझे जोरू का गुलाम बोलेगा मेरे भाई। अभी भी वक्त है, उसे बता दे असली मर्द कौन है और इस घर में सिर्फ मर्दों की चलती है, समझा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। मैं ही अपनी बीवी के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल था, लेकिन अब और नहीं। पंकज भी चाय बनाना बंद करके आराम से फोन चलाने सोफे पर बैठ जाता है। उस दिन के बाद पंकज का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वो भी बाकी लोगों की तरह प्राची पर अत्याचार करने लगा, लेकिन प्राची ये सब कुछ सहने वालों में से नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था तो प्राची पंकज की प्लेट में रोटी रखती है। तभी पंकज प्राची की शक्ल देखकर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमसे किसी ने कहा था मेरी प्लेट में रोटी रखने के लिए? जब तक जो चीज बोली ना जाए वो करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? कभी कभी तो मन करता है तुम्हें तलाक देकर कोई ढंग की लड़की से शादी कर लो जो कि घर संभाल सके। पंकज की ऐसी बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उसी समय प्लेट टेबल पर रखती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अतुल पंकज को ताने कसते हुए कहता है, देखा कितना सिर पर चढ़ा लिया है तूने अपनी बीवी को। अरे देख हमारी बीवियों को, इन्हें हम चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना सुना ले, मजाल है ये लोग हमारा अपमान करके कहीं और चली जाए और अपने कमरे में भाग जाए। अरे तेरी बीवी तेरे हाथ से निकल चुकी है भाई। अतुल की बात सुनकर पंकज और भड़क जाता है। तो वहीं थोड़ी देर में जब प्राची अपने कमरे में रो रही थी तो वहां पर उसकी सास रोशनी और उसकी दोनों जिठानियां आती हैं। रेखा कहती है, गुस्सा छोड़ दे प्राची, तेरे साथ ये पहली बार हुआ है ना, हमारे साथ तो ये कब से होता आ रहा है, अब तो हमें भी सहने की आदत हो गई है। क्यों गुस्सा छोड़ दो दीदी, हम किसी से कम है क्या? हम इंसान नहीं है क्या? इन मर्दों का बस चले तो ये जबरदस्ती हम पर गुस्सा करेंगे। बस अब बहुत हो गया, मैं ये सब नहीं सहने वाली और मैं अब आप लोगों को ये सब सहने भी नहीं दूंगी। आप लोग मेरे साथ अपने अपने पतियों को तलाक देगी और अब इस घर में 1 महीने में 1 तलाक नहीं होगा बल्कि 4 तलाक होंगे। बहू ये कैसी बात कर रही है तू? तलाक? अरे तलाक बहुत बड़ी बात होती है। मम्मी जी अब हम नहीं सहेंगे, बहुत सह लिया हमने और बहुत जुल्म कर लिया इन लोगों ने हम पर। इन लोगों को क्या लगता है हमारी कोई इज्जत नहीं है? पर हम इन्हें बताएंगे अगर औरतें अपना स्टैंड लेने पर आ जाए ना तो वो क्या कर सकती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर उसकी दोनों जिठानियां और सास मना करती हैं, जिस पर प्राची उन्हें समझाते हुए कहती है, ये पुराना जमाना नहीं है, आजकल कोई लड़का लड़की किसी से कम नहीं होती। जमाना कदम से कदम मिलाकर चलने का है। आप लोगों ने खुद की वैल्यू कभी की ही नहीं। मैं बस आप लोगों से आपकी वैल्यू पहचानने के लिए कह रही हूँ। इन लोगों को साफ कह दीजिए, अगर वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम इस रिश्ते में नहीं रहने वाले। प्राची की बात सुनकर उसकी सास और दोनों जिठानियों के अंदर हौसला भर जाता है। वहीं अगली सुबह जब प्रवीण रेखा से चाय मांगता है तो रेखा उसके लिए चाय लेकर आती है और प्रवीण उस पर फिर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये? मैंने चाय मांगी थी तुमसे, तुम्हें इतना पता है ना मैं चाय बिना अखबार का नहीं पीता, तो बिना मांगे मेरे लिए अखबार लेकर नहीं आ सकती थी क्या? तो आप मुंह से अखबार भी तो मांग सकते थे ना, और अखबार आपके सामने टेबल पर ही रखा है। अगर वो भी उठाने में आपको गुस्सा आ रहा है या आलस आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ? जुबान चलने लगी है तुम्हारी। इस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? चाहती हो तो तलाक देकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूं। प्रवीण ने ये बात बोली, लेकिन तभी वहां पर प्राची, रेखा और रोशनी भी आ गई। घर के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए। फिर प्राची ने कहा, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए तलाक भाभी को। और वैसे भी अगर भाभी को आप तलाक देंगे और आपको ये लगेगा कि भाभी की बदनामी होगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि समाज वाले ये सोचते हैं कि तलाक तभी होता है जब लड़की की गलती हो। पर मैं आपको बता दूं, बहुत होगी तलाक वाली धमकी। जिस जमाने से डरकर इस घर की औरतों ने इतने जुर्म सहे हैं ना, आज वही औरतें जमाने को सामने रखकर आप लोगों से तलाक लेगी। अगर 1 तलाक होता है घर में तो जमाना उसे गलत बोलेगा, लेकिन जरा सोचिए 1 महीने में एक ही घर में अगर 4 तलाक हुए तो कभी सोचा है जमाना क्या कहेगा?
ये सब क्या बोल रही हो प्राची तुम? प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम लोग हमें इज्जत नहीं दोगे, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, तो हम इस रिश्ते में बंधकर क्यों रहेंगे? मैंने आज तक इतने सालों तक ये सब इसलिए नहीं सहन किया ताकि मेरी बहू को भी वही चीज झेलनी पड़े जो मैं सह रही थी, बल्कि इसलिए क्या, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बेटों को अक्ल आए कि उसका बाप उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही निकला, बेटे भी बाप के ही पद पर निकले। अरे बच्चों, लगता है ये कोई टीवी सीरियल देखकर पागल हो गई है। इन्हें थोड़ा समय दो, ठीक हो जाएंगे। हम घर के मर्दों को बहुत काम होता है, इन्हें तो सारा दिन घर के अंदर सिर्फ रोटियां सेकनी है। हम अपने अपने काम पर चलते हैं, ये शाम तक ठीक हो जाएंगी। इस तरह मयंक और उसके तीनों बेटे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अब रोशनी का खून खौल जाता है। जिंदगी में पहली बार उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी और किसी ने उसकी आवाज को सुना तक नहीं, जिसे देखकर अब रोशनी कहती है, बस बहुत हो गया। इन मर्दों को हर बात मजाक लगती है, सिर्फ इनका आत्मसम्मान है, हमारा कुछ नहीं। बहू तो बता, अब मुझे क्या करना है? मम्मी जी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। अब हम अपना हक लेकर रहेंगे। हमें इज्जत चाहिए, बात खत्म। इन्हें समझाना होगा कि एक औरत अपनी जिद पर आ जाए तो वो क्या कर सकती है। प्राची कोर्ट से चारों के नाम के डाइवोर्स पेपर मंगवा लेती है, जिसके बाद खाने की टेबल पर खाने की जगह वो डाइवोर्स के पेपर रख दिए जाते हैं, जिस पर पहले से ही प्राची, रेखा, दिशा और रोशनी ने सिग्नेचर किए हुए थे। जैसे ही अतुल ने वो पेपर पढ़े, उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथों से पेपर गिर जाता है। तभी वो पेपर एक एक करके मयंक, प्रवीण और पंकज भी पढ़ते हैं। इसका मतलब तुम लोग मजाक नहीं कर रही थी? तुम लोग सच में हमें तलाक देने के बारे में सोच रही हो? अगर आपको छोड़कर जाना होता तो अब तक चले गए होते, लेकिन अब तक हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। अब मेरे पास मेरी 3 बेटियों जैसी बहुएं हैं। मैं आपसे अलग होने से पहले एक पल नहीं सोचूंगी। रोशनी की बात सुनने के बाद अब तीनों बेटे और मयंक समझ जाते हैं कि वे सच में इस बार सीरियस थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए वे लोग फैसला करते हैं कि अब वो अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट देंगे। अगली सुबह रोशनी देर से उठती है। जैसे ही वो सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने रसोई में जाती है तो देखती है मयंक सब लोगों के लिए रोटियां बना रहा था। मयंक रोशनी को देखते ही कहता है, अरे भाग्यवान उठ गई। मैंने सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाता हूँ। हमारी शादी को 35 साल हो गए, आज तक मैंने तुम्हें कभी अपने हाथों से रोटी बनाकर नहीं खिलाई। जाओ तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी लेकर आता हूँ। रोशनी एकदम से मयंक के अंदर इतना बदलाव देखकर हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो खुश हो या हैरान, क्योंकि आज 35 सालों में पहली बार उसका पति उसे अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाने वाला था। अब रोशनी जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है। मयंक अपनी पत्नी को सब्जी और रोटी चाय के साथ परोस देता है। तभी वहां पर उसकी तीनों बहुएं आती है और मयंक अपनी तीनों बहुओं से भी कहता है, अरे बच्चों, तुम क्या कर रही हो? आओ आओ बैठो। देखो तुम्हारे ससुर जी तुम सबके लिए खाना बना रहे। आओ बैठ जाओ, तुम भी साथ में खाना खाओ। आज मैं तुम सबको अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाऊंगा। जब मैं अकेला रहता था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तब मैं खुद ही खाना बनाता था। अरे पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों खाना बनाकर खिला रहे हैं? खाना हम बना देते हैं, अब आप बैठ जाइए प्लीज। हर बार तो तुम ही खिलाती हो। इतने सालों से तुम लोगों ने ही तो हमारे घर को संभाला है। लेकिन अब हमें मौका दो, क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि औरतें हैं तो घर है। मयंक ये बोल ही रहा था, तभी उसके तीनों बेटे जो कि ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे, वो भी अपने पिता का एकदम से बदला हुआ व्यवहार देखकर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वे अपनी अपनी पत्नियों के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पंकज प्राची को एक निवाला खिलाते हुए कहता है, माफ कर दो प्राची, दरअसल दोनों भैया अपनी पत्नियों से जिस तरह का बर्ताव करते थे, ये देखकर मैं भी बहक गया, मुझे माफ कर दो। असली पत्नी तो वही होती है ना, जो अपने पति को बहकते हुए देखकर उसके कान मरोड़ कर उसे खींच ले। देखो, मैंने आपको ठीक कर दिया। वहीं अतुल भी अपनी पत्नी दिशा को चाय का कप देते हुए कहता है, माफ कर दो दिशा, उस दिन मेहमानों के आगे मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। मुझे तमीज से पेश आना चाहिए था। तुम मेरी नौकरानी नहीं, मेरी जीवन साथी हो। आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। वहीं प्रवीण भी अब रेखा से, जो कि टेढ़ा मुंह बनाकर उससे गुस्सा होकर बैठी थी, कहता है, अब जब सबकी पत्नियों ने अपने अपने पतियों को माफ कर दिया है तो
मेरी जली हुई बाई, तुम भी मुझे माफ कर दो। कब तक ऐसी गुस्सा रहोगी? रेखा भी मुस्कुराते हुए प्रवीण की तरफ देखती है और कहती है, जलेबी बाई कभी अपने मजनू से गुस्सा हो सकती है क्या? मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। ये तो अच्छा हुआ कि प्राची की वजह से हमें ये तलाक वाला सुझाव आया और आप लोगों के अंदर एक ही रात में इतना बदलाव हो गया, वरना मैं तो आपको तलाक देकर चली जाती। अरे बस बस रेखा, बार बार तलाक की बात मत करो। तलाक के बारे में सोच सोच कर पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। कहते हैं ना, आसान है कि तलाक दे दो, लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारा और मेरा तलाक हो गया तो मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? मुझे माफ कर दो। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी मर्दों को अकल आ जाती है और उन्हें अपने घर की औरतों की वैल्यू भी पता चल जाती है। पर वहीं शांत बैठी रोशनी को देख उसकी बहू से सवाल करती है, माँ जी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी तलाक की धमकी देने के बाद हमारे पति हमारे साथ अच्छे से इज्जत से पेश आ रहे हैं, फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? बहू, ये तलाक की धमकी देने के बाद हमारे पति हमें रिस्पेक्ट देने लग गए, प्यार से पेश आने लग गए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये इज्जत और प्यार राज नहीं आ रहा। माँ जी, राज आए या ना आए, सच तो यह है कि हमारे पतियों को अकल आ गई है और वो हमारी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो बस उस रिस्पेक्ट का मजा लो और ज्यादा परेशान होना छोड़ दो। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, क्योंकि उन्हें उनकी रियलिटी बतानी जरूरी थी, वरना ऐसे ही हमारे सिर पर चढ़कर नाक में दम करते रहते। अब आप ज्यादा मत सोचिए माँ जी, आराम से सेवा करवाइए और मजे लीजिए।